नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से करते हैं हम बात। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पवित्र पिपरवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। भगवान बुद्ध से संबंधित सांस्कृतिक धरोहर हैं ये अवशेष। गृहमंत्री अमित शाह अंडमान और निकोबार के 3 दिवसीय दौरे पर। आज गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में लेंगे भाग। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कथित रैगिंग और यौन उत्पीड़न, कॉलेज छात्रा की मौत पर यूजीसी का बड़ा एक्शन। मौत के कारणों की जांच के लिए बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। मैक्सिको के दक्षिणी इलाके में 6.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, 2 लोगों की हुई मौत। स्वतंत्रता स्मारक समेत सड़कें, अस्पताल हुए क्षतिग्रस्त। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे का रेड अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में पाला पड़ने का अनुमान। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में प्रकाश और कमल, जागृत व्यक्ति के अवशेष शीर्षक से आयोजित भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रति उत्साही लोगों से प्रदर्शनी में आने और पिपरवा की पवित्र विरासत को देखने का अनुभव प्राप्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी में 1 सदी से अधिक समय बाद वापस लाए गए पिपरवा अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित पिपरवा के प्रामाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री शामिल है। तो आपको बता दें कि पिपरवा के अवशेष 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरवा स्तूप से खोजे गए। पिपरवा प्राचीन कपिल वस्तु से जुड़ा हुआ माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है कपिल वस्तु। तो पिपरवा प्राचीन कपिल वस्तु से जुड़ा हुआ माना जाता है और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु है। अवशेष जो है भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाते हैं और खुदाई ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने की थी। तो किस तरह से पिपरवा के अवशेष जो है सामने आए और कितने महत्वपूर्ण हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये अवशेष जो है भगवान बुद्ध से जुड़े हुए माने जाते हैं। इसकी खुदाई ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने की थी। अवशेषों में हड्डियों के टुकड़े पाए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आई हैं। हड्डियों के टुकड़े जो हैं इन अवशेषों में सामने आए हैं। अवशेष में मिली हड्डियां ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की हैं। भगवान बुद्ध की हड्डियां हैं ऐसा माना जाता है। ये जो अवशेष हैं, क्रिस्टल, संदूक, रत्न और आभूषण भी इन अवशेषों में मिले हैं। और आपको बता दें कि संदूक पर ब्राह्मी लिपि में शिलालेख खुदा हुआ मिला है। ब्राह्मी लिपि की शिलालेख जो है शाक्य वंश का माना जाता है। ब्राह्मी लिपि का शिलालेख शाक्य वंश से संबंधित है ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें प्रधानमंत्री आज इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले हैं। ये जो पिपरवा अवशेष हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। अवशेष 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किए गए ऐसा माना जा रहा है कि अवशेष जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किए गए अवशेष को भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने स्थापित किया। तो बेहद महत्वपूर्ण ये अवशेष और इसमें कई चीजें ऐसी सामने आई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन अमित शाह सबसे पहले गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद श्री विजयपुरम,
और ITF फील्ड में नई न्याय संहिता पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अमित शाह नेताजी स्टेडियम में अंडमान निकोबार सरकार के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का अंडमान और निकोबार का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भाग लेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां आज वो वेल्लोर स्वर्ण मंदिर में श्री शक्ति अम्मा की 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। दोपहर में वो चेन्नई के ट्रिप्लिकेन स्थित कलाइवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस में भाग लेंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने कल चेन्नई स्थित डॉक्टर MGR शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इसके बाद ताज कोरोमंडल में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में शामिल हुए। कल शाम को उन्होंने चेन्नई के कलाइवनार अरंगम में आयोजित सार्वजनिक स्वागत समारोह में भाग लिया। बाद में लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी वो शामिल हुए। और हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है, जी हां, बेहद गंभीर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। कॉलेज में कथित रैगिंग और यौन उत्पीड़न से परेशान एक 19 वर्ष की छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जी हां, पीड़ित परिजन कॉलेज और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। UGC ने मामले का संज्ञान लेते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला लिया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग और यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कॉलेज में पढ़ने वाली 19 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत के बाद रैगिंग और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पीड़िता के पिता विक्रम कुमार के बयान पर थाना धर्मशाला में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। FIR भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115(2), 3(5) यौन उत्पीड़न, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और समान आशय और हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत दर्ज की गई है। 20 दिसंबर को एक CM हेल्पलाइन पोर्टल पे एक कंप्लेंट जो थी इनके परिवारजनों द्वारा दर्ज करवाई गई थी। तो उसके पश्चात जब इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो परिवारजनों ने बतलाया कि वो अभी बाहर हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे ही वो आएंगे तो उसके पश्चात जो है उसको उसमें फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करवाएंगे। इसके लिए उसका इंतज़ार किया गया। अभी जैसे पता चला जब ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके पश्चात जो है पुलिस ने संपर्क किया परिवारजनों से, तो परिवारजन घर पे पाए गए और उन्होंने फिर उसके बाद बयान लिखवाया है, जिसके बाद ये FIR दर्ज जो है वो हुई है। इसमें 4 जो है वो लड़कियां हैं जिनका उसने नाम जो है उसमें लिया है और एक जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो है ये FIR दर्ज की गई है। वहीं मृतका के पिता ने कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि कॉलेज में उनकी बेटी के साथ न केवल छात्राओं ने दुर्व्यवहार किया बल्कि एक प्रोफेसर ने भी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी। बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है, उसकी जाति वाती को भी बोलते थे, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता है। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ होगा। ऐसे जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है। ये प्रशासन है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अशोक सर के ऊपर और जो लड़की हैं उनके ऊपर। उधर कॉलेज प्रशासन ने पूरे मामले में अलग रुख अपनाया है। कॉलेज प्रशासन आरोपी प्रोफेसर का बचाव कर रहा है और रैगिंग के आरोपों को भी खारिज करते हुए जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला दे रहा है। जो टीचर्स हैं उनके पास, जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है उसके पास या मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी आज तक जो ये जो सेशन इसमें तो वो 29 जुलाई के बाद वो कॉलेज ही नहीं आई है। पहली बात तो ये है, महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद वो आई नहीं है। तो ये मतलब जो है मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये एंगल है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। विद्यार्थी परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और विद्यार्थी परिषद का मानना है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
नए साल की शुरुआत में शांत माने जाने वाले धर्मशाला से सामने आया यह मामला न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोरने वाला है। अब सवाल यह है कि एक बेटी को इस हद तक क्यों प्रताड़ित होना पड़ा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सच क्या है और दोषी कौन, यह अदालत तय करेगी, लेकिन समाज और व्यवस्था की जवाबदेही तय होना अब बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शिमला से हमारे सहयोगी संवाददाता धर्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्म प्रकाश, बहुत ही दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला है। जिस प्रकार से आज के दौर में भी रैगिंग का मामला सामने आता है, उस रैगिंग की वजह से किसी की जान चली जाती है, ये बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आया है। किस तरह से क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है, बताइए। बिल्कुल शैला, धर्मशाला के डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला है। जुलाई 2024 में इस लड़की ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था और उसके बाद रैगिंग और मारपीट के आरोप पीड़िता की तरफ से लगाए गए। 3 लड़कियों का इसमें नाम आया है। कॉलेज की ही वो तीनों आरोपी लड़कियां बताई जा रही हैं और उसके अलावा एक प्रोफेसर का नाम भी सामने आया है, जिस पर बैड टच के, यौन उत्पीड़न के, यौन शोषण के आरोप पीड़िता की तरफ से, मृतका की तरफ से लगाए गए। इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो मृतक युवती है उसका वायरल हुआ था। मौत से ठीक पहले इलाज के दौरान हॉस्पिटल में ही ये वीडियो युवती ने बनाया था और अभी 26 दिसंबर में युवती की मौत हो गई। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उसके बाद इसका संज्ञान लिया गया, पुलिस ने केस दर्ज किया। BNS सेक्शन 75, 115 और 3 सबसेक्शन 5 के तहत इसमें जो केस है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 जो है उसके तहत भी केस दर्ज किया गया है और जो जांच का सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से और जो आरोपी प्रोफेसर है उनकी तरफ से भी मामले में सफाई दी गई है। कॉलेज प्रशासन का तो ये तक कहना है कि जो युवती है, जो मृतक छात्रा है, वो कॉलेज की इस सेशन की छात्रा थी ही नहीं। पिछले सेशन में वो कॉलेज की छात्रा थी और सेकेंड ईयर में उसे एडमिशन नहीं दिया गया था। ये कॉलेज प्रशासन का कहना है, दावा है। दूसरी तरफ जो प्रोफेसर हैं, आरोपी प्रोफेसर, उनका भी ये कहना है कि पिछले सेशन में वो जो युवती है वो उनकी स्टूडेंट थी, इस सेशन में उनकी स्टूडेंट नहीं थी। ऐसे में उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी निराधार है। हालांकि जो युवती के परिजन हैं, जो उनके पिता हैं, भाई हैं, घर वाले हैं, उनकी तरफ से कॉलेज प्रशासन पर और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। परिजनों का ये भी आरोप है कि पहले भी इस मामले में शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत के तहत कार्रवाई जो है वो वक्त पर हुई नहीं। अब क्योंकि मामला सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर है, नेशनल मीडिया में है, इसलिए इस मामले में अब अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे जो है वो दर्ज किए गए हैं। जांच का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन युवती की क्योंकि मौत हो चुकी है, ऐसे में कॉलेज प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर इसलिए भी क्योंकि मामला रैगिंग से जुड़ा है और रैगिंग किसी दौर में एक बहुत बड़ा जो बिल्कुल धर्मप्रकाश, रैगिंग जो है वो अवैध है और रैगिंग जो है एक क्राइम है। और ऐसे में अब पहले ये बातें सुनने में आती थी कि यहाँ रैगिंग हुई, वहाँ रैगिंग हुई, लेकिन बीते बहुत सारे सालों से हमें रैगिंग के मामले सामने आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में वहां पर खुले तौर पर रैगिंग चल रही है, कब से रैगिंग हो रही है, कितने और बच्चे भी इसका शिकार हुए होंगे, ये एक बड़ा सोचने का मामला है। और इस पर कॉलेज प्रशासन जो है वो क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, क्या उन लोगों पर के खिलाफ पहले जो पास्ट में रैगिंग हुई हो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए शैला, अभी तक कोई कार्रवाई के जो हमें कार्रवाई जो नजर में है वो नहीं आ रही है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन युवती को अपना स्टूडेंट मानने से ही इनकार कर रहा है। जब कॉलेज प्रशासन आरोपी जो मृतक युवती है उसे अपना स्टूडेंट ही नहीं मान रहा है तो जाहिर तौर पर कार्रवाई भी इस मामले में पुलिस के अलावा अपने स्तर पर कॉलेज के लेवल पर अभी फिलहाल कोई देखने में नहीं आई है। लेकिन यूजीसी ने जरूर इस मामले का संज्ञान लिया है और पूरे कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी बनी थी या नहीं बनी थी, एंटी रैगिंग कमेटी काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, कैसे काम कर रही थी, इस मामले जो डिग्री कॉलेज है वहां पर जाकर ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि इस मामले में कॉलेज के स्तर पर क्या लापरवाहियां हुई हैं और रैगिंग के जो एंटी रैगिंग के जो नियम है, जो कॉलेज के अंदर ऐसे मामलों से निपटने के लिए जो समितियां बनाई जाती हैं, उनका क्या कुछ वहां पर स्टेटस है, उस पर ध्यान अब यूजीसी की तरफ से जरूर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर यूजीसी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, सरकार के स्तर पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक भी होता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी इस मामले में अब बयानबाजी होने लगी है और प्रदेश में छात्राओं की सुरक्षा, शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं। धर्म प्रकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये बच्ची, ये युवती रैगिंग की वजह से चूंकि डिप्रेशन में चली गई थी, ये स्टूडेंट, ये रैगिंग का मामला कब हुआ था और कब से वो इस सबको फेस कर रही थी? क्योंकि लंबे समय से जब उसके इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया होगा तब उसने जो है ये कदम उठाया।
बिल्कुल शैला, ये जुलाई 2025 के बाद की बात है, क्योंकि जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक का जो सेशन था उसमें ये छात्रा जो है वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, और सेकंड ईयर के लिए जब एडमिशन का टाइम आया उस वक्त अपना जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें छात्रा ने ये कहा है कि उस वक्त उन्हें कॉलेज की छात्राओं की तरफ से प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, और कॉलेज के प्रोफेसर, जिस प्रोफेसर पर आरोप लग रहे हैं उन प्रोफेसर पर भी ये आरोप पीड़िता की तरफ से लगाए गए हैं, मृतका की तरफ से लगाए गए हैं कि क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, एडमिशन नहीं दी गई और जानबूझकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, टिप्पणियां की गई, अभद्र टिप्पणियां की गई, बैड टच जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल मृतका की तरफ से किया गया था उस वीडियो में। तो जुलाई 2025 के आसपास का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद कुछ महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जब स्थिति ज्यादा गंभीर हुई तो युवती को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। अलग अलग अस्पतालों में इलाज चला, मानसिक इलाज चला, शारीरिक इलाज चला, और आखिरकार जब पंजाब के लुधियाना के हॉस्पिटल में जब आखिरी स्तर पर जो उनका इलाज चल रहा था उस दौरान उनकी 26 दिसंबर को मौत हो गई। तो जुलाई 2025 के आसपास का ये मामला जो है वो शुरू हुआ था, उसके बाद ये लगातार चलता गया, और 26 दिसंबर को जब युवती की मौत हुई तो मौत के बाद उसका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसी से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया, पुलिस ने संज्ञान लिया, और अब यूजीसी भी इस मामले का संज्ञान ले रहा है। सवाल ये भी है धर्म प्रकाश कि जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, क्या उनका ये कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा वहां पढ़ने के लिए आ रहा है वो पढ़ाई, वो शिक्षा हासिल करे, अच्छी शिक्षा हासिल करे, ना कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर ही चिंतित हो जाए? बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि शिक्षण संस्थान ऐसे संस्थान है जहां पर जो शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन करियर पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है, कम से कम इस कॉलेज में, कि जो स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, वो करियर और शिक्षा से ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित लग रही हैं कि भाई खुद की सुरक्षा कैसे की जाए। एक डर का माहौल जरूर बना हुआ है स्टूडेंट्स के बीच भी, छात्र छात्राओं के बीच भी, जो नए, क्योंकि सेशन अब नया शुरू होना है तो नए छात्र छात्राएं भी जो कॉलेज में दाखिला लेने वाले हैं उनमें भी एक तरह से अब ये मानसिक तौर पर ये चिंता बनी हुई है कि कॉलेज में अगर इस तरह का माहौल है तो शिक्षा पर, अपने करियर पर, अपनी स्टडीज पर वो कैसे ध्यान दे पाएंगे। और शिक्षण संस्थान भी अगर हिमाचल जैसे प्रदेश में हो, जो कि एक शांत राज्य के तौर पर जाना जाता है, पहाड़ी राज्य के तौर पर जाना जाता है, वहां पर अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही। धर्म प्रकाश बने रहिए हमारे साथ निशांत सौरभ भी जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। निशांत, यूजीसी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, बड़ा एक्शन लिया है यूजीसी ने। अब कहीं ना कहीं जो मौत के कारण हैं वो निकलकर सामने आएंगे, ज्यादा त्वरित कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। निशांत, बिल्कुल, जिस तरह से हिमाचल के धर्मशाला में ये घटना हुई है, हालांकि जो कॉलेज प्रशासन है वो इसको रैगिंग की वजह से जो मौत का मामला नहीं मान रहा है, लेकिन जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि छात्रा ने जो आत्महत्या की है वो रैगिंग से परेशान होकर की है। तो ऐसे में जो यूजीसी की जो एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है उसने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले पर, और एक कंप्लेंट रजिस्टर किया गया है यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के द्वारा, और यूजीसी ने इसके साथ ही साथ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन कर दिया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। और यूजीसी ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी इसमें आरोपी होंगे, उनको किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी जानना चाहेंगे निशांत, एक छोटी सी चीज ये भी बताइए कि अगर यूजीसी को, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को यूनिवर्सिटी के खिलाफ इस तरह के सबूत मिलते हैं कि रैगिंग हुई और इस तरह से उसकी वजह से उस बच्ची की जान गई, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है? जी देखिए, यूजीसी की जो एंटी रैगिंग जो नियम है वो काफी कड़े हैं इस मामले में, और सभी कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमिटीज का गठन किया जाना अनिवार्य है, और कॉलेजों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वो अपने संस्थान में रैगिंग जैसे किसी भी घटना को नहीं होने देंगे। ये अंडरटेकिंग कॉलेजों को लेना पड़ता है, और जो भी दोषी होते हैं, जो भी छात्र इसके लिए दोषी होते हैं, रैगिंग में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया है। उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उनको कॉलेज से निकाला भी जा सकता है, रस्टिकेट किया जा सकता है, और 10,000 रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। और अगर काफी सीरियस ऑफेंस है, अगर ज्यादा सीरियस मामला है तो उनको जेल भी भेजा जा सकता है।
और साफ तौर पे इस पे इंस्टीट्यूशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस पूरे मामले में उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है अगर इस संस्थान की संलिप्तता पाई जाए। तो निश्चित तौर पर एक काफी कड़ा प्रावधान है यूजीसी की तरफ से कि कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं और जो भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त प्रावधान किया गया है। और यूजीसी ने इस मामले में भी साफ तौर पर कहा है कि स्टूडेंट छात्राओं की जो सेफ्टी है, उनकी सुरक्षा है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी दोषी होंगे, चाहे कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही हुई है या जो भी छात्र दोषी हैं इनके पीछे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और निशांत, मामला जो है सिर्फ रैगिंग तक का ही नहीं है, यौन उत्पीड़न का भी है। एक प्रोफेसर का भी नाम सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, ये काफी गंभीर घटना है सहला, और इसी वजह से यूजीसी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जिस तरह से यौन उत्पीड़न का भी मामला आया है, एक प्रोफेसर की भी संलिप्तता इसमें सामने आई है, कुछ छात्राओं की भी इसमें संलिप्तता आई है, इसमें देखने को मिली है रैगिंग में। तो निश्चित तौर पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जिसका गठन किया गया है, हालांकि अभी उसकी समय सीमा नहीं बताई गई यूजीसी की तरफ से कि कितने दिनों में उनको रिपोर्ट देनी है, लेकिन जल्द से जल्द ये कहा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट दे और उसके आधार पर यूजीसी आगे इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद निशांत और धर्म प्रकाश दोनों का ही ये तमाम ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीटी न्यूज़। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज़। आपको बता दें, भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मालदा के चंचल में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकर संक्रांति के बाद पश्चिम बंगाल के राजकीय दौरे पर आएंगे और मालदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि इसी महीने कोलकाता को देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है, जो कि कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री जल्द ही कोलकाता में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, जिसे राज्य के लिए नए साल का खास उपहार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित इस पवित्र मेले के प्रथम स्नान में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये मेला हर वर्ष हिंदू पंचांग के माघ माह में आयोजित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में संगम स्नान से अक्षय पुण्य, पापों से मुक्ति और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करने वाला ये मेला इस वर्ष 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। यहाँ का दान का बड़ा महत्व है। कितना भी आप दान करो वो अच्छे पुण्य के बराबर है। ये क्षेत्र की इतनी बड़ी महिमा है। यहाँ का नियम ये है बेटा कि 1 महीना आओ यहाँ पे, सुबह गंगा नहाओ और यहाँ पे पंडा जो बैठे रहते हैं उनको दान दक्षिणा ये सब दो। उसके बाद में घर में जहाँ रहते हो वहाँ भी दो और एक टाइम एक अन्न 1 बार खाओ और कोई फलाहार कर लो। बाकी अपना जप करो, पूजा करो और हवन करो, सत्संग करो। और जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो अपना सत्संग सुने, भागवत सुने, ये सुने। और जो और है अपना बैठ के जाप करें, माला का जाप करें, अपने गुरु का मंत्र का जाप करें।
ये नियम है यहाँ का। हमारा नियम है आज से एक टाइम का भोजन करना है, सुबह 4 बजे के गंगा स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, सुबह सुबह महात्मा को दान देना है, ये हमारा काम है। यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मैं तो 11 साल से आ रहा हूँ, मेरा इस साल 12वां साल है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, योगी जी ने इतना बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। कल्पवास के नियम होते हैं, आप सुबह स्नान कीजिए और एक टाइम भोजन कीजिए। कल्पवास के यही नियम है, एक टाइम भोजन करना है। और इस मौके पर माघ मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि सुबह 8 बजे तक करीब 6,50,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालु राज्य सरकार की व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पे माघ मेला का प्रारंभ हो चुका है। कल्पवासी और श्रद्धालुओं के द्वारा सभी हमारे जो घाट हैं सभी पे स्नान चल रहा है। अभी हम लोग संगम पे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम भी है और हमारे पीए सिस्टम्स भी सारे एक्टिव है, साइनेजेस हमारे सारे एक्टिव हैं और किसी तरह की कोई असुविधा जो है हमारे श्रद्धालुओं को नहीं हो रही है। और अभी तक सुबह 8 बजे तक लगभग 6,50,000 श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान कर लिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो आपको बता दें कि दक्षिणी मैक्सिको में बीते दिन शक्तिशाली भूकंप आया। इससे मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी का स्वतंत्रता स्मारक और आसपास का इलाका हिल गया। भूकंप का केंद्र राजधानी से 180 मील दूर था। दक्षिण पश्चिमी तट पर रिक्टर स्केल पर आए 6.5 तीव्रता के भूकंप से जान माल की भारी क्षति पहुंची है। भूकंप में 2 व्यक्तियों की मौत की खबर है, जबकि कई सड़कें, सरकारी इमारतें और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।